हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट, बेसिक्स, बेसिस एंड पैटर्न्स, वट एवर थिंग्स विच विल बी रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट वी विल गो थ्रू, राइट। सो ये कंसेप्ट जो है, ये टॉपिक जो है, ट्वेल्थ की जो एनसीईआरटी बुक है उससे लिया गया है। तो आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो ट्रेड जो है, ट्रेड रेफर करता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू आर मोर कंट्रीज। दो कंट्रीज हैं, वो आपस में गुड्स और सर्विसेज, चीज़ें भी भेज रहे हैं, सर्विसेज भी भेज रहे हैं, ला भी रहे हैं। इन दोनों चीज़ों का एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट, एट इंटरनेशनल लेवल। या बहुत सारी कंट्री जो है मिल के मल्टीलेटरल कंट्री जो है, मल्टीलेटर जिसे मल्टीलेटरल ट्रेड भी बोलते हैं। बाइलेटरल ट्रेड जो दो कंट्रीज के बीच, मल्टीलेटरल ट्रेड जो बहुत सारी कंट्रीज के बीच, मोर देन टू कंट्रीज के बीच होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अब इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है कि जब हम चीज़ों को बेचते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर, राइट। फॉर एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन इट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी, राइट। अब कंट्री ए जो है, फॉर एग्जांपल, कोई गुड तैयार करती है, कोई चीज़ तैयार करती है, फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट, कंप्यूटर इक्विपमेंट, राइट, या कंप्यूटर जो है तैयार करती है। अब ये तैयार करने के बाद जो है ये बी वाली कंट्री को बेचती है, राइट। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हैं, कि कंट्री ए जो है चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रही है अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री। अब कंट्री बी जो है, फॉर एग्जाम्पल, कोई ये कपड़ा बना रही है, राइट, कोई कपड़ा बना रही है और कपड़ा जो है इस कंट्री में बेच रही है। अब इस कंट्री के लिए ये जो है क्या आएगा? इंपोर्ट। ये चीज़ इंपोर्ट आएगी और ये चीज़ एक्सपोर्ट आएगी, राइट। अब इस कंट्री के लिए ये चीज़ एक्सपोर्ट आएगी और ये चीज़ क्या आएगी? इंपोर्ट आएगी, राइट। सो इट वाज रिगार्डिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, राइट। सो दीज आर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट। सो ये इट वाज रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम देखते हैं कि बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, डिफरेंसेस इन नेचुरल रिसोर्सेज। अब किसके बेसिस पे इंटरनेशनल ट्रेड होता है? कि अब फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री के अंदर जो है कोई चीज़ है, एक चीज़ है और दूसरी चीज़ नहीं है। हम वो चीज़ जो है दूसरी कंट्री को दे रहे हैं और उधर से जो है वो चीज़ जो हमारे पास नहीं है वो ला रहे हैं। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। डिफरेंसेस इन नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दी वर्ल्ड है। किसी चीज़ पे बहुत, कोई एक रिसोर्स बहुत ज़्यादा है और दूसरे रिसोर्स की कमी है, दूसरे चीज़ की कमी है, और वो दूसरी चीज़ दूसरी कंट्री में है, तो वो आपस में मिलजुल के जो है हम क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, ताकि जो दोनों चीज़ें जो है अब दोनों कंट्रीज के पास पहुंच पाए, राइट। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से जो है ये डिफरेंस आता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जो गल्फ कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑयल देखने को मिलेगा, क्रूड ऑयल देखने को मिलेगा, पेट्रोलियम इस किस्म की चीज़ें देखने को, नेचुरल गैस देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरे हिसाब से जो लैंड विच इज़ देयर इन द गल्फ कंट्रीज, वो आपकी कहीं ना कहीं डेजर्ट है, राइट, विच इज़ नॉट गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स या अदर किस्म की चीज़ें। तो क्रॉप्स वगैरह को जो है ये इंपोर्ट करते हैं और आपके ऑयल्स वगैरह जो है इसको क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, राइट, क्योंकि इनके पास सरप्लस पेट्रोलियम वगैरह इस किस्म की चीज़ें हैं। तो ये डिफरेंस ऑफ नेचर की वजह से। अब हम दूसरा फैक्टर जो है इसके रिगार्डिंग, दैट इज डिफरेंसेस इज क्लाइमेट कंडीशन। अब क्लाइमेट भी आपका, टेम्परेचर भी आपका जो है इन्फ्लुएंस करता है कि किस किस्म की चीज़ आपके यहाँ पे होगी, राइट। जैसे हमारे यहाँ पे क्लाइमेट जो है कहीं ना कहीं आपका जो हमारे पास मॉनसून है, तो वो मॉनसून जो है आपका बूस्ट करता है क्रॉप प्रोडक्शन को, जो आपका इंडो गैंगेटिक प्लान है, विच इज़ वेरी फर्टाइल प्लान, राइट। तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वगैरह उगाते हैं, राइट। तो यहाँ से जो है दूसरी कंट्रीज में देखते हैं। तो ये क्लाइमेट के बेस पे, तो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी जो है ये आपके ट्रेड को भी क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इंडिया जो है, इंडिया के प्रोस्पेक्टस से हम देखें तो वी मोस्टली एक्सपोर्ट द टीज और स्पाइसेस, राइट, टू द टेम्परेट कंट्रीज, राइट। ये भी डिफरेंस है। तीसरा इसका हम देखें तो स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अब लेबर भी स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, या स्किल्ड नहीं, इस किस्म की प्रॉब्लम भी हमारे साथ हमारे सामने आती है। तो कंट्रीज़ जहाँ पे स्पेशलाइज्ड किस्म की लेबर होती हैं इन प्रोडक्ट, दे कैन
प्रोड्यूस एफिशिएंटली, वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं इन अ सस्टेनेबल वे, राइट, इन एन एफिशिएंट वे। अगर हम दूसरी तरह से जो है इसके हिसाब से कंपैरेटिव जो है इनके यहाँ पे एडवांटेजेस ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे इनका बेनिफिट भी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द अदर कंट्री, जहाँ पे आपका लेबर जो है, लेबर की स्पेशलाइजेशन वो कहीं ना कहीं कम है। चौथा जो है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, पैसा और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो ये एक्सपर्ट करती हैं आपके हाई टेक्स गुड, जैसे जापान है, चाइना है, यूएसए है, बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये इस किस्म की चीज़ें एक्सपोर्ट करती हैं, और इंपोर्ट दूसरी किस्म की चीज़ें करते हैं। लेबर अवेलेबिलिटी की बात करें तो लेबर रिच कंट्री जो है ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव गुड्स पे ही जो है फोकस करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश, राइट, कॉटन वगैरह इस किस्म की चीज़ें जो है यहाँ पे बनती हैं एंड देन इट एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज, राइट। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपका एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो ये जो है कहीं ना कहीं कॉस्ट एंड इंक्रीज जो है कॉस्ट को रिड्यूस करता है और आपके ट्रेड को जो है इंक्रीज करता है, जो ट्रेड का फ्लो है उसे इंक्रीज करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, राइट। अब उसके बाद हमारे पास जो चेंजिंग पैटर्न आ रहा है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर वो हम देखते हैं। पहले यहाँ पे क्या होता था कि बाइलेटरल ट्रेड्स होते थे। बाइलेटरल ट्रेड का मतलब क्या है कि दो कंट्रीज के बीच, दो नेशन के बीच ट्रेड होता था, लेकिन अब जो है ये कहीं ना कहीं बाइलेटरल से मल्टीलेटरल की बात करता है। तो मल्टीलेटरल में जो हमें बहुत सारी कंट्री देखने को मिलती हैं, उसके लिए हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है मल्टीलेटरल ट्रेड के रिगार्डिंग जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या करती है, ये ओवरलुक करती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो भी सिग्नेटरीज हैं इस एग्रीमेंट के, उन कंट्रीज पे जो है ये कहीं ना कहीं उनको सुपरवाइज करती है। उसके बाद राइज ऑफ ट्रेड ब्लॉक्स, बहुत जैसे यूरोपियन यूनियन है, एशियंस है, NAFT है, बाकी जितने भी हैं, तो ये जो है इनका फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और इकोनॉमिक ग्रुप ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी इसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आ रही है। अब तीसरी चेंजेस हमें जो है देखने को मिलती है कि लोग जो हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ को वहीं पे छोड़ के अब मैन्युफैक्चरिंग गुड पे ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं। इंडिया के प्रॉस्पेक्टस पे देखें तो अगर हम एक इनिशिएटिव की बात करें, गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें, जिसे हम मेक इन इंडिया भी बोलते हैं, एंड इट वाज कॉल्ड एज द बब्बर शेर स्कीम बाय द राहुल गांधी, राइट। सो ये इसका मतलब क्या है कि इस स्कीम का मकसद क्या था कि इंडिया के अंदर जो है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट करना, राइट। तो अब प्राइमरी सेक्टर से कहीं ना कहीं जो है कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अर्लियर ट्रेड वाज डोमिनेटेड बाय रॉ मटेरियल, नाउ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज डोमिनेट्स, राइट। सो ये भी इसमें कहीं ना कहीं शिफ्ट आ रहा है। डिजिटलाइजेशन एंड ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, वाइल सिटिंग इन अ रूम वी कैन ऑर्डर डिफरेंट टाइप्स ऑफ goods and services, right, online platform, or for that these online platform provide such opportunities that you can order anything while sitting in your home, online and digital payment। तो इसने जो है ट्रेड को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। उसके बाद फिफ्थ की अगर हम बात करें तो इमर्जेंस ऑफ डेवलपिंग कंट्री, जैसे चाइना का राइज हुआ, ठीक है, एज फार एज द डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कंसर्न, इंडिया इज डेवलपिंग इमर्जिंग, ब्राज़ील इज देयर इन अ ग्लोबल ट्रेड। तो ये जो है बड़े पैमाने पे जो है ये क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे एज फार एज द ट्रेड इज कंसर्न। तो ये भी इसमें भी चेंजेस आ रही हैं, राइट। अब हम थोड़ा पोर्ट्स देखते हैं, जिन्हें हम गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं, कि जो भी आपका सामान जाना है या आना है वो इन्हीं के जरिए जो है लाया भी और भेजा भी जाता है। पोर्ट्स की बात करूं तो ये कोस्टल हार्बर्स होते हैं जहां पे शिप को जो है लोड एंड अनलोड किया जाता है। ये सर्व करते हैं नोड्स, और नोड्स मतलब एक कनेक्टिंग लिंक जो है क्रिएट करते हैं बिटवीन मैरीटाइम और लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट के बीच, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है सऊदी अरब जैसे क्रूड ऑयल लाना है तो हम मुंबई में लाएंगे, राइट। मुंबई से उसके बाद जो है दिल्ली तक पहुंचाना, और मुंबई के बाद जो है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा और मुंबई तक पहुंच जाएगा। सो इट्स मीन्स ये जो है कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं बिटवीन मैरीटाइम और लैंड ट्रांसपोर्ट। अब हम टाइप्स ऑफ पोर्ट्स की बात करें
तो सबसे पहले हमारे पास इनलैंड पोर्ट्स आते हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत दूर जो है लोकेटेड होते हैं फ्रॉम सी, लेकिन कहीं ना कहीं सी के साथ ये कनेक्टेड भी होते हैं वाया रिवर और कैनाल। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज कोलकाता, राइट, इंडिया के अंदर। हम्बर्ज आपका जर्मनी के अंदर, ये जो है इनलैंड पोर्ट्स आपके हैं, ये सी के साथ भी कनेक्ट होते हैं और आपके लैंड ट्रांसपोर्ट के साथ भी कनेक्ट होते हैं। सी के साथ किसके जरिए कनेक्ट होते हैं? आपके रिवर और कैनाल के जरिए, राइट। उसके बाद सी पोर्ट्स की बात करें जो आपके कोस्टल लाइंस पे कहीं ना कहीं लोकेटेड है, इसमें मुंबई है, रोटर डैम आपका नेदरलैंड के अंदर, सिंगापुर, ये जो है कुछ आपके सी पोर्ट्स होते हैं। अब हम इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें। अब इसकी इंपॉर्टेंस हमारे सामने क्या है? इट फैसिलिटेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ बल्क गुड, भारी भारी गुड, बड़े पैमाने पे जब गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसको जो है फैसिलिटेट करती है, हैंडल्ड करती है जो कंटेनर्स है, पेट्रोलियम है, व्हीकल्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, इस किस्म की चीज़ों को हैंडल करते हैं, सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक जोन एंड कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेस को, राइट। अब हम थोड़ा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखें कि इसका रोल एक्चुअल में क्या है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1995 में बनी थी, और इसने रिप्लेस किया था गैट को, GATT, ठीक, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, जो आपका कब बना था? 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, ये फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट करता है ग्लोबल लेवल पे। कहीं पे ट्रेड डिस्प्यूट होता है कंट्रीज के बीच, और दैट डिस्प्यूट इज सेटल्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। उसके बाद ये प्रोवाइड करता है फॉर्म फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, राइट। डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड को देख के ही जो है मद्देनज़र रख के जो है ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, इंश्योर करता है ट्रेड फ्लो स्मूथली, प्रिडिक्टेबली एंड फ्रीली, अच्छे से, कहीं पे गफला, कहीं पे प्रॉब्लम वगैरह ना होनी चाहिए, तो ये इंश्योर करता है फ्लो ऑफ ट्रेड इन अ स्मूथ वे, राइट। अब हम फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शन क्या है? ये टैरिफ रिडक्शन का काम करता है। कि फॉर एग्जाम्पल टैरिफ क्या होता है? कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री में सामान ले रही है, और जब उसकी कंट्री की बाउंड्री पे जो चीज़ पहुंच गया, अब जब बाउंड्री के अंदर, और जब वो बाउंड्री पे कोई टैक्स होता है, राइट, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वो अगली कंट्री उस चीज़ों पे क्या कर रही है? टैक्स लगा रही है इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ, तो इसे हम क्या बोलते हैं? टैरिफ। इस टैरिफ को रिड्यूस करने का काम कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ताकि मेंबर नेशन को इनकरेज किया जाए, राइट, ताकि जो उनके ट्रेड बैरियर से जो रुकावट क्रिएट कर रहे हैं ट्रेड में, उनको कम किया जाए। ट्रेड को फैसिलिटेशन का काम करने का काम करती है, ट्रांसपेरेंसी एंड कस्टमाइज कॉपरेशन इंश्योर करती है। उसके बाद मॉनिटरिंग करती है, रेगुलर रिव्यू ऑफ नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़, कहीं पे जो है ऐसी पॉलिसीज़ तो नहीं नेशंस ने बनाई, कंट्रीज़ ने बनाई, मेंबर कंट्रीज़ ने बनाई, जो दूसरी कंट्री को इम्पैक्ट करे, उससे जो है दूसरी कंट्री को नुकसान हो। तो ये चीज़ें भी देखने का काम कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही करता है। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड करती है, किसको? डेवलपिंग नेशन को खास करके, राइट। अब हम इंडिया और वर्ल्ड ट्रेड को अगर देखें तो इनमें कैसा सिस्टम, कैसी बॉन्डिंग है, तो इंडिया जो है ज़्यादा सपोर्ट करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, बट ये डिमांड करता है कहीं ना कहीं fair treatment for developing countries. Why? Because it has seen so many time कि World Trade Organization is tilted toward the developed countries, right? तो ये जो है the focus of the World Trade Organization is mainly on the developed countries, sorry, right? तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है डिस्क्रिमिनेट का काम भी कभी कभी करती है। सो इस जिम में इसको मद्देनज़र रख के इंडिया जो है डिमांड करता है हमेशा कि आपने फेयर ट्रीटमेंट करना है डेवलपिंग कंट्री के साथ। उसके बाद एडवोकेट फॉर फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र भी हमें इंश्योर आपने करना है, राइट। सो ये चीज़ें इंडिया और वर्ल्ड ट्रेड के बीच चल रही हैं। अब केस स्टडीज़ की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, रोटार डैम पोर्ट जो आपका नीदरलैंड के अंदर है, वर्ल्ड बिजिएस्ट पोर्ट बाय कार्गो वॉल्यूम, राइट। शंघाई पोर्ट आपका चाइना के अंदर लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट माना जाता है। स्यूज एंड पानामा कैनाल ये स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स हैं, राइट। स्यूज कैनाल आपकी जो है
मिडल ईस्ट में है, और वो आपका जो है अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बीच, राइट। इंडियाज एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी जो है, इम्पोर्ट पॉलिसी, ये जो है कहीं ना कहीं किसके साथ अलाइंड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइंड है। तो शार्ट में अगर हम देखें, समरी टेबल की बात करें, व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ, एस्पेक्ट्स और की पॉइंट, बेसिस ऑफ ट्रेड हमने देखा, रिसोर्स, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, लेबर जो है ये आपके कहीं ना कहीं बेस बनाते हैं। चेंजिंग पैटर्न, बाइलेटरल टू मल्टीलेटरल, ब्लॉक्स बन रहे हैं, और सर्विसेज जो है आपकी चेंजेस भी हो रही हैं। पोर्ट्स की बात करें, सी और इनलैंड पोर्ट्स एक्ट एज अ गेटवे, राइट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वी हैव सीन इट इज़ अ मल्टीलेटरल ट्रेड बॉडी एंड इट इज़ प्रमोटिंग फेयरनेस एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट at the international level. So it was regarding this topic. अब हमारे पास कुछ MCQs हैं, we will see these MCQs one by one, and this is a sketch, I can say, flow chart. So let's see the MCQ number first. Which of the following is a primary basis of international trade? And we have seen unequal distribution of natural resources, right? उसके बाद identify the correct statement. International trade includes only goods not services, ये तो हमने कभी देखा नहीं, तो one should be eliminated, तो we have left only B option here, that is 2 and 3. तो डायरेक्ट हम 2 and 3 को टिक भी कर सकते हैं। तो let's see. Ports serve as a gateway for international trade. It is 100% true. Changes in technology can influence trade pattern, definitely right. So this is the answer of this question, option B. So let's come to the third one. Which of the following port is known as gateway of India? तो वो आपका मुंबई पोर्ट कहलाता है, राइट। उसके बाद which organization deal with the global rules of rule of trade between nation, that is World Trade Organization, right. Which of the following is not a function of World Trade? Administer trade agreement, provide loan to, this will be the option, provide loans to countries. This is not a work done by the World Trade Organization, right. उसके बाद the term introport is associated with ये re-exporting import goods के regarding होता है। So let's come to the seventh one. Match the following ports with countries. तो रोटार डैम हमने देखा, दैट इज देयर इन द नाइदरलैंड, राइट। हम्बर्ज की बात करें तो हमने देखा जर्मनी के अंदर, तो वी हैव लेफ्ट ओनली one, that is Kobe, and it will be definitely in Japan, right. So it was regarding it. So number 8, what is the term of trade between two countries? जब हम दो कंट्रीज की बात करते हैं तो वो हमारे पास कौन आता है, बाइलेटरल ट्रेड, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग चेंजिंग पैटर्न ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, तो वो आपका यूनिफॉर्म ये तो है ही नहीं, राइट। उसके बाद विच कंट्री इज नोन फॉर द बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट इन द वर्ल्ड, वो हमने देख ही लिया, चाइना, शंघाई, राइट। सो ये आपके कुछ MCQs थे रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आई होप आपको इससे जो है ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, एंड you will enjoy it too. So thank you so much.